दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं द राइट लेंस बाय सत्यजीत सेनापति बुक के बारे में। जिंदगी में सेटबैक आना बिल्कुल नॉर्मल है। हर इंसान किसी न किसी पॉइंट पर गिरता है। कुछ चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती और कई बार मेहनत का रिजल्ट भी वैसा नहीं मिलता जैसा सोचा था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़र्क माइंडसेट का होता है। अगर हम सेटबैक को सीधा फेलियर मान लें तो हमारे अंदर गिल्ट, रिग्रेट और सेल्फ डाउट भर जाता है। लेकिन अगर हम इसे एक डिटूअर यानी रास्ते में आया हुआ छोटा सा मोड़ माने तो कहानी बदल जाती है। डिटूअर मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ऑल्टरनेट रास्ता। डेस्टिनेशन वही रहता है, बस रास्ता अलग हो जाता है और यही पर्सपेक्टिव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोचो, जब हम किसी रोड ट्रिप पर होते हैं और अचानक सामने बोर्ड आ जाता है, रोड क्लोज्ड, टेक डिवर्शन। अब अगर हम वहीं बैठकर रोना शुरू कर दें कि यार मेरी पूरी ट्रिप खराब हो गई, अब मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ये बेवकूफ़ी लगेगी। लेकिन अगर हम काल्मली सोचें तो समझ आएगा कि बस रास्ता बदला है, मंजिल अभी भी वही है। ज़िंदगी में सेटबैक्स भी ऐसे ही डाइवर्जन बोर्ड्स होते हैं। ये बताते हैं कि जिस रास्ते से तुम जा रहे थे वो शायद बेस्ट नहीं था और तुम्हें किसी नए रास्ते से जाना होगा। जब हम सेटबैक्स को फेलियर्स मानते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस पर चला जाता है कि मैं क्यों गिरा, मुझसे कहाँ गलती हो गई, लोग क्या सोचेंगे। इस तरह की थिंकिंग हमें नेगेटिव स्पाइरल में ले जाती है। लेकिन अगर हम उसी सिचुएशन को एक डिटूर की तरह देखें तो दिमाग ऑटोमेटिकली सोल्यूशन खोजने लगता है। ठीक है, ये रास्ता बंद है, अब मुझे कौन सा नया रास्ता अपनाना चाहिए, यहाँ से मुझे क्या सीख मिली। यही स्मॉल शिफ्ट, आई फेल्ड से आई लर्नड, पूरी कहानी बदल देता है। उदाहरण के लिए, मान लो किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया और पहला साल बहुत टफ रहा, लॉस हुआ, कई बार लगा कि सब खत्म हो गया। अगर वो इसे फेलियर मानकर बैठ जाता तो शायद कभी दोबारा ट्राई ही नहीं करता। लेकिन अगर वो ये सोचता कि ये एक डिटूर है, मुझे नए तरीके से सोचना होगा, तो वो एनालाइज करता कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई, किस तरह अप्रोच बदलना है और अगले साल उसी लर्निंग से कुछ नया क्रिएट करता। दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज देख लो, उनका पहला या दूसरा बिजनेस अक्सर फ्लॉप हुआ होता है, लेकिन वो लोग उसे फेलियर नहीं मानते, वो उसे एक लेसन मानते हैं, एक डिटूर मानते हैं जिसने उन्हें बेटर रास्ते पर पहुंचा दिया। सेटबैक्स को डिटूर की तरह देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हो। आप गिल्ट और रिग्रेट की बजाय क्यूरियोसिटी और लर्निंग डेवलप करते हो और ये क्यूरियोसिटी ही आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। एग्जाम्पल लो, किसी एग्ज़ाम में फेल होना। अगर आप इसे फेलियर मानोगे तो डिमोटिवेशन और डर आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप इसे डिटूर मानोगे तो आप सोचोगे, ठीक है, शायद मेरी प्रिपरेशन का तरीका सही नहीं था, मुझे किसी और मेथड से पढ़ना चाहिए, या शायद मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करनी होगी। इस तरह सेटबैक एक टीचर बन जाता है। असल में लाइफ में कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता, हर कोशिश कुछ सिखा जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसे वेस्ट ऑफ टाइम मान लेते हैं। मान लो किसी रिलेशनशिप में बहुत उम्मीद थी लेकिन वो टूट गया। अगर इसे फेलियर कहकर सिर्फ दुख में फंसे रहोगे तो इनर ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर उसे डिटूर मानकर सोचोगे, इसने मुझे सिखाया कि मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए और किस तरह की बाउंड्रीज ज़रूरी हैं, तो वही पेनफुल एक्सपीरियंस आपको आगे बेहतर डिसीजंस लेने में गाइड करेगा। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम खुद से कहते हैं मैं असफल हुआ, तो वो शब्द हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है। हम खुद को फेलियर मानने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद से कहें मैंने सीखा, तो ये हमें एम्पावर करता है। माइंडसेट ऑटोमेटिकली ग्रोथ मोड में चला जाता है। छोटी सी लैंग्वेज शिफ्ट, लेकिन असर बहुत बड़ा। लाइफ को थोड़ा गेम की तरह सोचो। किसी वीडियो गेम में जब हम एक लेवल हारते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि गेम खत्म हो गया, हम बस समझ जाते हैं कि ये रास्ता काम नहीं आया, अब दूसरा रास्ता ट्राई करना है। उसी तरह सेटबैक सिर्फ लेवल्स हैं, फाइनल गेम ओवर नहीं। डिटूर माइंडसेट हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि रास्ता भले ही लंबा हो जाए, मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी सेटबैक्स एक्चुअली हिडन ब्लेसिंग्स होते हैं। वो हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ तक ले जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। एग्जाम्पल, एक इंसान जॉब खो देता है। पहली नज़र में ये बिगेस्ट फेलियर लगता है, लेकिन उसी समय वो अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका पाता है, या शायद कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है जो उसकी ग्रोथ डबल कर देती है। अगर जॉब लॉस को फेलियर मान लेता
तो वो इन पॉसिबिलिटीज़ को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करता। सेटबैक्स को डिटूर मानने का मतलब ये भी है कि हम अपनी जर्नी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। हम समझते हैं कि हर चीज़ लिनियर पाथ पर नहीं चलती। कभी कभी सक्सेस तक पहुंचने के लिए जिग-जैग रास्ते लेने पड़ते हैं, और ये जिग-जैग ही हमारे एक्सपीरियंसेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इमेजिन करो अगर लाइफ पूरी तरह स्ट्रेट लाइन होती बिना किसी ट्विस्ट के, वो बोरिंग होती। सेटबैक्स, चैलेंजेस, डिटूर्स यही तो कहानी को मज़ेदार बनाते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तो अगली बार जब भी लाइफ में कोई सेटबैक आए, अपने आप से बस एक सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है और ये मुझे किस नए रास्ते की ओर गाइड कर रहा है। यही सवाल आपको विक्टिम की जगह लर्नर बना देगा, और लर्नर हमेशा आगे बढ़ता है। अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ ताकि तुम इस आइडिया को प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सको। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक कौन सा रहा है? और अगर तुम उसे फेलियर की जगह डिटूर मानो तो उससे तुमने क्या सीखा? जिंदगी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें तब होती है जब हमें कोई बड़ा या छोटा डिसीजन लेना होता है। कई बार हम जल्दीबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में रिग्रेट होता है, और कभी कभी हम इतने ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं कि डिसीजन ही नहीं ले पाते। असल में प्रॉब्लम ये नहीं कि ऑप्शंस कितने हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सोचने और समझने के लिए खुद को पॉज ही नहीं देते। यही रीज़न है कि बुक में एक बहुत सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क बताया गया है, पॉज, प्रायोरिटाइज, प्रोसीड। इसका मतलब है कि किसी भी डिसीजन से पहले सबसे पहला स्टेप है पॉज। पॉज यानी रुकना, थोड़ी देर के लिए खुद को स्लो डाउन करना। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। मान लो किसी ने आपको गुस्से में कुछ कह दिया और आपने तुरंत रिप्लाई में कुछ बोल दिया, बाद में आपको पछतावा होता है। या फिर किसी ने कोई टेम्पटिंग ऑफर दिया और आपने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पता चला कि उसमें आपके लिए बहुत रिस्क था। अगर उस समय आप बस पॉज कर लेते, खुद को 2 मिनट सोचने का टाइम दे देते, तो शायद बेटर डिसीजन आता। पॉज करने से माइंड को क्लैरिटी मिलती है। जब हम पॉज करते हैं तो हम इमोशनल रिएक्शन से थोड़ा दूर हटकर रैशनल सोच पाते हैं। ये पॉज छोटा भी हो सकता है, जैसे 10 सेकंड की डीप ब्रीदिंग, और बड़ा भी हो सकता है, जैसे 1 दिन का सोचने का टाइम लेना। इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसीजन लेने से पहले हम खुद को इतना स्पेस दें कि हम समझ सकें कि हम किस लिए डिसीजन ले रहे हैं। पॉज के बाद आता है दूसरा स्टेप, प्रायोरिटाइज। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए असल में इम्पॉर्टेंट क्या है। हर डिसीजन को अपने कोर वैल्यूज़ और गोल्स से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लो, आपके सामने 2 जॉब ऑफर्स हैं। एक में सैलरी ज़्यादा है लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है। दूसरे में सैलरी थोड़ी कम है लेकिन सीखने के मौके और बैलेंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रायोरिटाइज करना नहीं जानते तो कन्फ्यूजन में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप पॉज करके अपने अंदर पूछो, मेरे लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पैसा या ग्रोथ और पीस, तो क्लैरिटी आ जाएगी। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है अपने दिल और दिमाग दोनों को अलाइन करना। कई बार हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंसकर डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे सोसाइटी कहती है कि अच्छी जॉब वही है जिसमें सैलरी हाई हो, पेरेंट्स कहते हैं कि स्टेबल ऑप्शन चुनो, फ्रेंड्स कहते हैं कि रिस्क लेने से ही बड़ा सक्सेस मिलता है। अगर हम बिना सोचे समझे इन्हें फॉलो करते हैं तो खुद की ज़िंदगी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। प्रायोरिटाइज करना सिखाता है कि अपने लिए बेस्ट क्या है उसे समझकर चुनना चाहिए। अब आता है तीसरा स्टेप, प्रोसीड। इसका मतलब है कि क्लैरिटी मिलने के बाद एक्शन लेना। बहुत लोग पॉज और प्रायोरिटाइज तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन लेने से डर जाते हैं। यही जगह है जहां ओवर थिंकिंग ट्रैप बन जाती है। हम सोचते रहते हैं, क्या ये सही होगा, अगर गलत निकला तो। लेकिन याद रखो, क्लैरिटी का असली यूज़ तभी है जब वो एक्शन में बदलती है। प्रोसीड करना यानी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, ये मानकर कि आपने अपनी वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ देखकर डिसीजन लिया है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हमें बैलेंस देता है। न तो हम जल्दबाजी में रिएक्ट करते हैं और न ही अनंत ओवर थिंकिंग में फंसते हैं। पॉज से हम इम्पल्सिव मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं, प्रायोरिटाइज से हम सही डायरेक्शन चुनते हैं, और प्रोसीड से हम खुद को स्टक होने से बचाते हैं। सोचो, अगर हर इम्पॉर्टेंट डिसीजन में हम ये 3 स्टेप फॉलो करें तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट चुनना है।
वो पॉज करता है, मतलब तुरंत फ्रेंड्स को देखकर या प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेता। फिर वो प्रायोरिटाइज करता है, सोचता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसे किस में मज़ा आता है, और फिर वो प्रोसीड करता है, फाइनल डिसीजन लेकर उस पर एक्शन करता है। ऐसे में उसका डिसीजन ज़्यादा मीनिंगफुल और लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होगा। पॉज का मतलब ये भी नहीं कि हमेशा बहुत डिले करो। कई बार लोग कहते हैं मैं पॉज कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। पॉज का मतलब है सोचने का सही समय देना, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी से एक्शन लेना। पॉज की एक ब्यूटी ये है कि वो आपको काल्म बनाता है। जब आप रश में नहीं होते तो आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा मैच्योर होती हैं। प्रायोरिटाइज करने के लिए एक सिंपल तरीका है, खुद से 3 सवाल पूछना। 1, क्या ये डिसीजन मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? दूसरा, क्या ये डिसीजन मेरे लंबे समय के लक्ष्यों के करीब ले जाएगा? तीसरा, क्या इस डिसीजन से मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा? अगर आंसर यस है तो समझो डिसीजन सही दिशा में है, अगर नहीं तो शायद आपको और सोचना पड़े। प्रोसीड करने के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप जानते हो कि आपने सोच समझकर प्रायोरिटीज़ क्लियर करके स्टेप लिया है, और अगर फ्यूचर में रिजल्ट उम्मीद जैसा न भी निकले तब भी आप खुद को ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि आपने बेस्ट क्लैरिटी के साथ चॉइस किया था। ये माइंडसेट आपको गिल्ट और रिग्रेट से बचाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको डिसाइड करना है कि हायर स्टडीज़ करनी है या जॉब ज्वाइन करनी है। अगर आप पॉज नहीं करते तो शायद दोस्तों को देखकर या फैमिली प्रेशर में आकर किसी भी ऑप्शन को चुन लोगे, लेकिन अगर आप पॉज करते हो तो आप काल्मली सोचते हो, फिर आप प्रायोरिटाइज करते हो आपके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नॉलेज और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और फिर आप प्रोसीड करते हो। जो भी ऑप्शन चूज़ किया उसमें पूरी एनर्जी लगाते हो। ऐसे में भले ही रास्ता टफ हो, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे, क्योंकि डिसीजन क्लैरिटी से लिया गया था। असल में ये फ्रेमवर्क सिर्फ बड़े डिसीजंस में ही नहीं, छोटे छोटे रोज़मर्रा के चॉइसेस में भी काम आता है। जैसे किसी से लड़ाई हुई और गुस्से में रिप्लाई देना है। अगर आप पॉज करते हो तो गुस्से में कुछ गलत कहने से बच जाते हो। फिर प्रायोरिटाइज करते हो, मेरे लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या ईगो, और फिर प्रोसीड करते हो, यानी सही शब्दों से बात करके चीज़ को संभालते हो। पॉज, प्रायोरिटाइज, प्रोसीड हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है जहां हर चीज़ जल्दी करनी हो। ज़िंदगी एक जर्नी है और हर डिसीजन एक मोड़ की तरह है। अगर हम सही समय लेकर क्लैरिटी से चुने तो ये मोड़ हमें सही मंजिल तक ले जाते हैं। ज़िंदगी में हम सब किसी न किसी तरह मास्क पहन कर जीते हैं। मास्क का मतलब सिर्फ चेहरे पर लगाया हुआ नकली चेहरा नहीं, बल्कि वो रोल्स और आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हम सोसाइटी, फैमिली या वर्क को खुश करने के लिए अपनाते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बच्चा ऐसे बिहेव करता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए तो ये रोल निभाओ, जॉब में आगे बढ़ना है तो इमोशंस मत दिखाओ। धीरे धीरे हम इतने सारे मास्क पहन लेते हैं कि असली हम, यानी हमारा ट्रू आइडेंटिटी, कहीं पीछे छूट जाता है। सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें छोटी सी चीज़ों में हैप्पीनेस मिलती थी। रंगों से खेलना, ड्राइंग करना, सवाल पूछना, क्यूरियोसिटी से हर चीज़ एक्सप्लोर करना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर लेयर्स की तरह चढ़ते जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर बनो, सोसाइटी कहती है कि स्थिर नौकरी लो, वर्क प्लेस कहता है कि पेशेवर बनो, भावनाएं छिपाओ, और हम धीरे धीरे अपनी असली वॉइस, क्रिएटिविटी और नेचुरल क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं। ये मास्क्स शुरू में शायद हेल्पफुल लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वर्क प्लेस में फॉर्मल रहना प्रोफेशनलिज्म है और फैमिली के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना भी ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब मास्क हमारी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाता है, जब हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक रोल है और असली हम कहीं और है। इससे अंदर एक एम्प्टीनेस पैदा होती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, अच्छी जॉब, फैमिली, सोशल रिस्पेक्ट, लेकिन अंदर सवाल उठता है, मैं असल में कौन हूँ? क्या ये लाइफ मेरी चॉइस है या सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट है? रिकनेक्ट विथ योर ट्रू आइडेंटिटी का मतलब है इन मास्क्स के पीछे छुपे असली यू को फिर से पहचानना। इसका मतलब है ये समझना कि तुम सिर्फ रोल्स नहीं हो, तुम सिर्फ एम्प्लॉई, पेरेंट, स्टूडेंट या नेबर नहीं हो। तुम वो इंसान हो जिसकी अपनी यूनिक ड्रीम्स, पैशंस और क्वालिटीज़ हैं। असल में बिगेस्ट स्ट्रगल यही है, हम खुद को दूसरों की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। अगर लोग हमें सक्सेसफुल कहते हैं तो हम खुद को सक्सेसफुल मानते हैं। अगर लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन हमारा ट्रू आइडेंटिटी
एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिफाइन नहीं होता, वो डिफाइन होता है हमारे अंदर की वैल्यूज से, उन चीज़ों से जिनमें हमें बिना किसी प्रेशर के खुशी मिलती है। मास्क हटाना आसान नहीं होता क्योंकि सोसाइटी ने हमें इन्हें पहनने की आदत डाल दी है। एग्जाम्पल लो, मान लो तुम्हें हमेशा से म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, लेकिन फैमिली ने कहा कि म्यूज़िक में करियर नहीं बनता, ये सिर्फ हॉबी है। तुमने म्यूज़िक को साइड में रख दिया और किसी दूसरे फील्ड में जॉब कर ली। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर वो क्रिएटिव साइड बार बार आवाज़ देती है। ट्रू आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट होने का यही मतलब है, हम अपनी सोल की आवाज़ इग्नोर करते हैं। रिकनेक्ट करने के लिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूँ वो सच में मेरी चॉइस है या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप है एक्सप्लोरेशन, उन चीज़ों को फिर से ट्राई करना जिन्हें तुमने साइड में रख दिया था। ड्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग, ट्रैवलिंग, क्यूरियोसिटी से नए टॉपिक्स सीखना, ये सब तुम्हारी असली आइडेंटिटी के हिस्से हैं। ये मत सोचो कि ये हॉबीज़ वेस्ट ऑफ टाइम है। सच तो ये है कि यही चीज़ें तुम्हें अलाइव महसूस कराती हैं, ये तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को रिमाइंड कराती हैं। जब हम सिर्फ एक्सटर्नल रोल्स में फंस जाते हैं तो लाइफ मैकेनिकल लगने लगती है, लेकिन जब हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी से जुड़ते हैं तो एक नई एनर्जी आती है, एक नया सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। क्यूरियोसिटी भी हमारी असली पहचान का बड़ा हिस्सा है। बच्चे हर चीज़ पर सवाल पूछते हैं, ये क्यों, कैसे, लेकिन बड़े होते होते हम ये सवाल पूछना छोड़ देते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें सिखाती है कि ज़्यादा मत पूछो, बस फॉलो करो। रिकनेक्ट करने का मतलब है उस खोई हुई क्यूरियोसिटी को फिर से जगाना। जब हम सवाल पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तब हम रिजिड रोल्स से बाहर निकलते हैं और अपने असली पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं। मास्क से बाहर निकलना डरावना हो सकता है। हमें लगता है कि अगर मैंने अपना असली सेल्फ दिखा दिया तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं लोग रिजेक्ट ना कर दें। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स और सबसे मीनिंगफुल सक्सेस तभी आती है जब हम ऑथेंटिक होते हैं। लोग तुम्हें तब सच में कनेक्ट कर पाते हैं जब तुम अपने असली रूप में होते हो, बिना किसी दिखावे या नकलीपन के। एक एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान ऑफिस में हमेशा परफेक्ट प्रोफेशनल मास्क पहनकर रहता है। वो कभी अपनी वीकनेस नहीं दिखाता, कभी ओपनली क्रिएटिव आइडिया शेयर नहीं करता क्योंकि डरता है कि लोग जज करेंगे। लेकिन इसी कारण वो खुद को लिमिट कर लेता है। अगर वो अपना मास्क थोड़ा हटाकर अपने जेन्युइन आइडियाज़ और पैशन शो करे तो शायद वो दूसरों को इंस्पायर भी करे और खुद भी ज़्यादा खुश रहे। रिकनेक्ट विद योर ट्रू आइडेंटिटी का मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें रोल्स छोड़ने हैं। रोल ज़रूरी हैं, बेटे का रोल, दोस्त का रोल, एम्प्लॉई का रोल, लेकिन रोल्स को खुद की आइडेंटिटी मत बना लो। रोल्स बदलते रहते हैं लेकिन तुम्हारा असली सेल्फ हमेशा रहता है। ट्रू आइडेंटिटी वही है जो रोल्स से परे है, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी वैल्यूज़, तुम्हारी नेचुरल क्यूरियोसिटी। इसे ऐसे समझो, मास्क एक तरह का कपड़ा है। सिचुएशंस के हिसाब से कपड़े बदलना नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम कपड़े बदलना ही भूल जाओ और हमेशा एक ही यूनिफॉर्म पहनकर जीते रहो तो तुम अपनी असली इंडिविजुअलिटी खो दोगे। लाइफ भी ऐसी ही है, रोल्स निभाओ लेकिन याद रखो कि यूनिफॉर्म के नीचे एक असली इंसान है। रिकनेक्ट करने के लिए एक और तरीका है, साइलेंस और रिफ्लेक्शन। हर दिन थोड़ा समय अकेले बैठो और खुद से कनेक्ट करो। सोशल मीडिया की आवाज़, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और डेली हसल से बाहर निकलकर खुद से पूछो, मुझे सच में खुशी किससे मिलती है? मैं किस चीज़ को करते हुए टाइम भूल जाता हूँ? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे ट्रू आइडेंटिटी तक ले जाते हैं। ट्रू आइडेंटिटी से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि तुम ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करते हो। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मास्क्स नहीं पहनने पड़ते, तुम्हें कॉन्स्टेंटली दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी फिर से ज़िंदा हो जाती है। यही क्वालिटीज़ तुम्हें ग्रोथ और हैप्पीनेस दोनों देती हैं। ज़िंदगी की जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम टूटने लगते हैं, अंदर से थक जाते हैं और लगता है कि अब स्ट्रेंथ नहीं बची। ऐसे समय में लोग अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढते हैं। कोई आइसोलेशन चूज़ करता है, कोई सिर्फ काम में बिजी होकर फीलिंग्स इग्नोर करता है। लेकिन सच ये है कि इनर स्ट्रेंथ और रियल रेजिलियंस बनाने का सबसे नेचुरल और पावरफुल तरीका हॉबीज़ और कम्युनिटी से जुड़ना है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं होते, बल्कि ये हमें हील करने, रिचार्ज करने
और लाइफ में बैलेंस लाने का जरिया बनते हैं। सोचो ज़रा, जब तुम अपने फेवरेट हॉबी में डूब जाते हो, जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, गार्डनिंग या कुकिंग, तो माइंड ऑटोमेटिकली लाइटर फील करने लगता है। हॉबी करना सिर्फ फ्री टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक तरह से थेरेपी है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई इंसान टफ फेज से गुजर रहा है, जैसे जॉब में प्रॉब्लम या पर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रगल, और वो रोज़ थोड़ी देर गिटार बजाता है, तो उसका माइंड अलग वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। हॉबी उस इंसान को याद दिलाती है कि लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, इसमें रंग, मेलोडी और क्रिएटिविटी भी है। यही चीज़ रेजिलियंस का बेस बनाती है, क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं तब हमारी हॉबीज़ हमें गिरने से रोकती हैं। सेनापति ने अपनी बुक में एग्जाम्पल दिया कि कैसे पेंटिंग ने उनकी ज़िंदगी में एक टफ टाइम में लाइफ लाइन का काम किया। जब वर्ड्स फेल हो जाते हैं, जब अंदर की बातें दूसरों से शेयर करना मुश्किल लगता है, तब हॉबीज़ एक साइलेंट लैंग्वेज बन जाती हैं। पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक्स, म्यूज़िक के ट्यून्स, गार्डनिंग में मिट्टी की खुशबू, ये सब हमें कनेक्ट करते हैं हमारी इनर पीस से। हॉबी हमें रिमाइंड कराती है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम से बने इंसान नहीं हैं, बल्कि हम क्रिएटिव बीइंग्स भी हैं। अब सोचो कम्युनिटी की पावर। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली सोशल क्रीचर्स हैं। जब हम अकेले स्ट्रगल करते हैं तो प्रॉब्लम्स और बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम अपने हॉबीज़ या पैशंस को कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं तो अचानक हमें बिलोंगिंग का एहसास होता है। एग्जाम्पल लो, अगर तुम एक बुक क्लब ज्वाइन करते हो और वहाँ स्ट्रेंजर्स के साथ किताबों पर चर्चा करते हो, तो तुम नोटिस करोगे कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी सिमिलर फीलिंग्स और स्ट्रगल्स शेयर करते हैं। इससे तुम्हें फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। यही थॉट रेजिलियंस को मजबूत करता है। कम्युनिटी सिर्फ सपोर्ट देने का काम नहीं करती, बल्कि ये ग्रोथ के लिए भी स्पेस देती है। जब हम अपनी हॉबीज़ और पैशंस दूसरों के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं, नया पर्सपेक्टिव मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान पोइट्री लिखता है और अपनी राइटिंग ग्रुप में शेयर करता है, तो दूसरों की फीडबैक से उसकी राइटिंग बेटर होती है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे फील होता है कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है। वल्नरेबिलिटी दिखाना, अपनी कमज़ोरियों या रॉ इमोशंस को दूसरों के सामने रखना, ये बहुत करेज मांगता है। लेकिन जब लोग उसे एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करते हैं तो अंदर एक डीप कनेक्शन बनता है। यही कनेक्शंस हमें मुश्किल समय में संभालते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि हॉबीज़ और कम्युनिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। रीज़न सिंपल है। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स सह लेना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम से बाउंस बैक करना और उसके बाद भी खुश रहना होता है। हॉबी हमें वो पॉजिटिव एनर्जी देती है जिससे हम रिचार्ज होते हैं। कम्युनिटी हमें वो इमोशनल सपोर्ट देती है जिससे हम गिरते नहीं। दोनों मिलकर हमें एक स्ट्रांग फाउंडेशन देते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है। तुम ऑफिस से आकर बस न्यूज़ देखते हो और सो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम नेगेटिव सर्कल में फंस रहे हो। अब अगर तुम रोज़ आधा घंटा अपनी हॉबी जैसे स्केचिंग को दो तो तुम्हें लगेगा कि माइंड फ्री हो रहा है। अगर तुम ये स्केचेस किसी ऑनलाइन कम्युनिटी या दोस्त के साथ शेयर करो और वो लोग तुम्हें इनकरेज करें, तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगी। धीरे धीरे तुम चैलेंजेस का सामना ज़्यादा क्लियर और पॉजिटिव माइंड से कर पाओगे। यही है हॉबीज़ और कम्युनिटी का मैजिक। ये भी ज़रूरी है कि हम हॉबीज़ को लग्जरी की तरह ना देखें। अक्सर लोग कहते हैं, हॉबी का टाइम कहाँ है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम का प्रेशर है। लेकिन सच ये है कि हॉबी को इग्नोर करना मतलब अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। हॉबी वो इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाती है। और जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो तो चैलेंजेस का सामना ज़्यादा काल्मली कर पाते हो। कम्युनिटी से जुड़ना भी उतना ही एसेंशियल है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने से टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन मिल सकता है, लेकिन रियल कनेक्शन तभी होता है जब हम जेन्युइनली किसी ग्रुप, क्लब या फ्रेंडशिप सर्कल का हिस्सा बनते हैं। वहाँ हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं और ले सकते हैं। ये ट्रस्ट और बिलोंगिंग की फीलिंग हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हॉबीज़ और कम्युनिटी हमें खुद को फिर से डिस्कवर करने का चांस भी देते हैं। कई बार लाइफ की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमें सच में खुशी किससे मिलती है, लेकिन जब हम अपनी हॉबीज़ में टाइम लगाते हैं तो हमें वो खोई हुई खुशी फिर से मिलती है। और जब हम कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी जर्नी दूसरों की जर्नी से जुड़ी हुई है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौड़ कौन सी है? शायद बहुत लोग कहेंगे, अच्छा करियर बनाना, पैसे कमाना, नेम और फेम पाना। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हमें यही सिखाती है
कि सक्सेस का मतलब है बड़ी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड चीज़ें और लोगों से तारीफ मिलना। लेकिन अगर तुम ज़रा गहराई से सोचो तो समझ आओगे कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देती हैं। जब अपलॉज खत्म हो जाता है, जब लाइक्स और कमेंट्स रुक जाते हैं, तब अंदर से वही खालीपन रह जाता है। असली सवाल ये है कि क्या हम सच में फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं या बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं। यही जगह पर यह आइडिया आता है, सीक मीनिंग नॉट एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब है अप्रूवल और अप्रिशिएशन ढूंढना बाहर से। जैसे तुम्हें तभी खुशी मिल रही है जब कोई तुम्हारी मेहनत नोटिस करे, या तुम्हें तभी अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें सफल कहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता। कभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ दूसरों की नज़रों पर डिपेंड करती है तो तुम्हारा मूड भी उनकी ओपिनियंस पर डिपेंड करेगा। अब सोचो, मीनिंग ढूंढना कैसा होता है। इसका मतलब है अपनी लाइफ में ऐसा पर्पस खोजना जो तुम्हारे वैल्यूज़ और पैशन से जुड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई टीचर सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा है कि उसे सैलरी मिलती है और लोग उसे रेस्पेक्टेबल जॉब के लिए सराहते हैं, तो शायद वो अंदर से एम्प्टी फील करेगा। लेकिन अगर वही टीचर जेन्युइनली नॉलेज शेयर करने और बच्चों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने से खुशी लेता है, तो उसे एक गहरा मीनिंग मिलेगा। यहाँ फ़र्क ये है कि पहला केस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिका है और दूसरा केस इनर फुलफिलमेंट पर। सेनापति की बुक यही समझाती है कि हमें आउटकम्स से ज़्यादा जर्नी और पर्पस पर ध्यान देना चाहिए। सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि सक्सेस पाँच इन रिजल्ट, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन तब आता है जब तुम अपने एफर्ट और इंटेंशन पर ध्यान देते हो। एग्जाम्पल लो, तुमने एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई। अगर तुम ये सोचोगे कि लोग कितने टिकट्स खरीदेंगे, कितने कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, तो तुम्हारी खुशी पूरी तरह उनके रिएक्शंस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैंने अपने दिल की क्रिएटिविटी को कैनवेस पर उतारा और इस प्रोसेस ने मुझे इनर पीस दिया, तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। ये शिफ्ट आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें कंपैरिजन और वैलिडेशन पर चलना सिखाया गया है। याद करो, स्कूल में मार्क्स लाने का मतलब था तुम अच्छे हो या बुरे। घर वाले कहते थे, शर्मा जी का बेटा 95 लाया, तुम क्यों नहीं। मतलब हमारी वैल्यू हमेशा दूसरों से कंपेयर करके नापी गई। इसी आदत के चलते बड़े होकर भी हम अप्रूवल ढूंढते रहते हैं, बॉस से, सोसाइटी से, सोशल मीडिया से। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक कर सोचो, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ दूसरों की नज़रों से डिफाइंड होनी चाहिए? क्या तुम्हारे ड्रीम्स सिर्फ इसलिए वैलिड हैं क्योंकि लोग उन्हें क्लैप करके अप्रूव करते हैं? असली फ्रीडम तब आती है जब तुम खुद से पूछते हो, मुझे सच में किस चीज़ से खुशी मिलती है, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, और अगर दुनिया देख भी ना रही हो तब भी मैं किस काम को दिल से करना चाहूँगा। यही सवाल मीनिंग की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुमको फोटोग्राफी पसंद है। अब तुम दो रास्ते चुन सकते हो। पहला ये कि तुम सिर्फ इसलिए फ़ोटोज़ खींचो कि लोग इंस्टाग्राम पर लाइक्स करें और कमेंट्स दें। इस केस में तुम्हारी खुशी शॉर्ट लिव्ड होगी, क्योंकि अगर एक दिन कम लाइक्स आए तो तुम डिमोटिवेटेड हो जाओगे। दूसरा रास्ता ये है कि तुम फोटोग्राफी को अपने इनर जॉय और क्यूरियोसिटी के लिए करो। शायद तुम नेचर की ब्यूटी कैप्चर करो क्योंकि ये तुम्हें काल्म फील कराता है। अब यहाँ तुम्हारी खुशी अंदर से आ रही है और किसी के क्लैप या लाइक पर डिपेंड नहीं कर रही। यही है मीनिंगफुल लिविंग। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये उठता है, मीनिंग कैसे ढूंढें? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला स्टेप है पॉज करके खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ पैसे और रिकग्निशन के लिए या इनर सेटिस्फैक्शन के लिए? दूसरा स्टेप है अपने वैल्यूज़ को क्लियर करना। वैल्यूज़ मतलब वो प्रिंसिपल्स जिन पर तुम लाइफ जीना चाहते हो, जैसे ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, कंपैशन, ग्रोथ। जब तुम्हारे डिसीजंस इन वैल्यूज़ से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका मीनिंग बढ़ जाता है। तीसरा स्टेप है एक्सेप्ट करना कि आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एफर्ट और इंटेंशन तुम्हारे हाथ में है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि मीनिंग ढूंढने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है छोटे छोटे कामों को भी डेप्थ से करना। एग्जाम्पल लो, अगर तुम किसी दोस्त को जेन्युइनली सुनते हो और उसकी हेल्प करते हो तो वो छोटा सा एक्ट भी तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकता है। तुम्हें नोबेल प्राइज़ की ज़रूरत नहीं है पर्पस महसूस करने के लिए। एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्रैप ये है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। आज तुमने एक माइलस्टोन अचीव किया,
लोग क्लैप करेंगे, प्रेज करेंगे, लेकिन कल वो क्लैप रुक जाएगा और तुम्हें लगेगा कि अब नेक्स्ट अचीवमेंट चाहिए। ये एंडलेस चेस तुम्हें टायर्ड और हॉलो बना देती है, लेकिन जब तुम मीनिंग को फॉलो करते हो तो तुम्हें इनर स्टेबिलिटी मिलती है। चाहे लोग नोटिस करें या ना करें, तुम फुलफिल्ड महसूस करते हो। सेनापति का एक बड़ा मैसेज यही है कि हमें सक्सेस को रिडिफाइन करना चाहिए। सक्सेस का मतलब सिर्फ ज़्यादा पाना नहीं है, बल्कि सही चीज़ पाना है, और वो सही चीज़ है क्लैरिटी, पर्पस और इनर पीस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।